स्टूडेंट्स, तो आज हम अपनी वीडियो में लेके आए हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, तो आज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन समझेंगे क्या होता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग कैसे आप ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखने वाले हैं जो आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर में बी डिफाइंड एज दिस सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग जब ऑर्डर लिखा जाता है तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑर्डर होता क्या है, किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो उसके रिएक्टेंट की पावर का सम होता है। ठीक है, रिएक्टेंट की जो पावर होती है उसका सम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये स्टोशियोमेट्री है आपका रिएक्टेंट है ए बी और सी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास रिएक्टेंट है ए बी और सी। ठीक है, तो ए की स्टोशियोमेट्री ए है, बी की क्या है स्टोशियोमेट्री बी है, सी की क्या है सी है। मतलब ये इनकी मॉलिक्यूलरिटी है, कितने मोल्स किस रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए इस एग्जाम्पल के लिए क्या कहूँ, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहूँ। ठीक है, तो हम रेट लॉ से कैसे पता करेंगे, रेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के रिएक्टेंट ए की पावर, जो ए का ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है दैट इज बी। ठीक है, बी रिएक्टेंट है तो बी का जो आपका क्या है ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट है, क्या है बी का ऑर्डर आपका कंसीडर कर रखा है क्यू। ठीक है, सी रिएक्टेंट है, सी की ऑर्डर मैंने आर कंसीडर की है। ठीक है, पी क्यू आर मैंने ए बी सी जो रिएक्टेंट थे उनके रेस्पेक्ट में कंसीडर कर रखे हैं इनके ऑर्डर के। सपोज ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर पी है, बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्यू है, सी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है आपका आर है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या कहा जाएगा, सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ध्यान से देखिए, सम ऑफ, ठीक है, पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर होती है, ठीक है, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर होती है उनका सम ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, मतलब जो रिएक्टेंट की आपकी कॉन्सेंट्रेशन है उनकी पावर जो होती है उसका सम ऑर्डर कहलाता है किसका, पूरी रिएक्शन का। अगर मैं बात करूं एक रिएक्टेंट की, तो उस रिएक्टेंट की जो पावर होती है वो उस पर्टिकुलर रिएक्टेंट की ऑर्डर कहलाती है। ठीक है, अगर मैं कहूं पी क्या है, तो पी है ऑर्डर किसके रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में, रिएक्टेंट ए के रेस्पेक्ट में। क्यू ऑर्डर है रिएक्टेंट बी के रेस्पेक्ट में। सी ऑर्डर है आर ऑर्डर है रिएक्टेंट सी के रेस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं ओवरऑल पूरी रिएक्शन के ऑर्डर की बात करूं तो जो ये पावर है आपके रिएक्टेंट की, ये जो ऑर्डर है, जैसे ए के रेस्पेक्ट में पी ऑर्डर है, बी के रेस्पेक्ट में क्यू ऑर्डर है, सी के रेस्पेक्ट में आर ऑर्डर है, तो इन पावर्स का सम, ठीक है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर का सम, ये आपका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या है ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, पी प्लस क्यू प्लस आर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक आपकी इक्वेशन ले लेते हैं, 2NO, ठीक है, क्या है गैसियस फॉर्म में प्लस ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट गिव्स 2NO2 इन द फॉर्म ऑफ गैसियस स्टेट। ठीक है, ये रिएक्शन है। ठीक, अब इस रिएक्शन के लिए जो रेट इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, रेट लॉ इक्वेशन, वो क्या है, रेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट रिएक्टेंट की पावर, ठीक है, रिएक्टेंट की पावर, NO की पावर क्या है 2, O2 की पावर 1। अब आप इसको ध्यान से समझिएगा, इन्होंने NO के ऊपर ये स्टोशियोमेट्री कोफिशिएंट होता है ये नहीं लगाया है। ठीक है, ये एक कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे भी NO की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो 2 काम कर रही है। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, NO के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि NO की पावर 2 मॉलिक्यूलरिटी की वजह से है, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस रेट लॉ का मतलब है कि जो NO है आपका रिएक्टेंट, उसकी जो ऑर्डर है वो 2 है, NO के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2 है।
ठीक है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, 1 है। तो रेट इक्वेशन, रेट लो इक्वेशन जो होती है उससे ही हमें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता चल जाता है, अगर रिएक्टेंट की पावर जो ऑर्डर होती है उसकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया, NO के रेस्पेक्ट में कितना 2, O2 के रेस्पेक्ट में, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में कितना 1। ठीक है, तो 2 + 1 3। तो इस पर्टिकुलर, ये जो आपकी पर्टिकुलर रिएक्शन है ये कौन से ऑर्डर की हुई, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हुई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिएक्शन A + 2B गिव्स C, ऑलवेज द रेट लो इक्वेशन। ये रिएक्शन है आपकी A + 2B गिव्स C। ठीक है, ये क्या करती है, रेट इक्वेशन फॉलो करती है। कौन सी, रेट इज इक्वल टू A के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हाफ, B के रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 3/2। आप यहां से देख लीजिए, A के रेस्पेक्ट में मोलिकुलरिटी क्या है, 1। ठीक है, तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो मोलिकुलरिटी होती है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है, उसको सोचते हैं कि ये ऑर्डर है, कि जो यहाँ लिखा होता है वही पावर में लिख दिया जाता है। ऐसा नहीं है, जैसे ये कोइंसिडेंस वाइज इस इक्वेशन में आया है, NO के आगे 2 लिखा है, NO की ऑर्डर क्या है, सेकंड ऑर्डर है, NO फॉलो क्या करता है, सेकंड ऑर्डर फॉलो करता है। तो ऐसा नहीं होता कि यहाँ 2 लिखा है तो इसकी वजह से यहाँ 2 आया है, नहीं। जो हमारा रिएक्टेंट ऑर्डर फॉलो करता है वो ही उसकी पावर लिखी जाती है। ठीक है, तो जैसे इस वाली इक्वेशन में है आपका A + 2B गिव्स C। ठीक, तो रेट इक्वेशन है आपकी, रेट इज इक्वल टू स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट एंड रिएक्टेंट क्या है A, तो A के रेस्पेक्ट में क्या है हाफ, रिएक्टेंट क्या है B के रेस्पेक्ट में है आपका 3/2। ठीक है, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो क्या ऑर्डर होगा इस रिएक्शन का। ठीक है, तो देखो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू रिएक्टेंट A के रेस्पेक्ट में क्या है ऑर्डर आपका, हाफ। ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू बी रिएक्टेंट है, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, 3/2। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हुआ, हाफ + 3/2। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी कैसी हो गई, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। ठीक, ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आपका है, इसका क्या हो गया, सेकेंड। अब ठीक है, अब हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर को समझ लेते हैं कि ऑर्डर की जो वैल्यूज हैं वो कैसी होनी चाहिए। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जाम्पल हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के, जिसको हम देखेंगे। पहले हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को देख लेते हैं कि क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज प्योरली एन एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी एंड नेवर डिपेंड्स ऑन द स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, तो जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होती है आपकी वो टोटली एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना पे बेस्ड है। ठीक है, जो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बेसिकली कैसे कैलकुलेट की जाती है, लैब में जब आपका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है तो तब हमें पता चलता है कि जो रिएक्टेंट है वो किस ऑर्डर के रेस्पेक्ट में रिएक्शन की स्पीड को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये एक थ्योरेटिकल फिनोमिना नहीं है, जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो टोटली एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट, एंड नेवर डिपेंड्स ऑन दी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। जो आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं मींस मोलिकुलरिटी ऑफ दी रिएक्टेंट होती है। ठीक है, उस पर बेस्ड नहीं होती है बिल्कुल भी। सबसे ज्यादा
स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को मोलिकुलरिटी समझ के बैठ जाते हैं, ठीक है। मोलिकुलरिटी अलग है, दैट इज स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अलग है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, कोई भी रिएक्टेंट रिएक्शन की स्पीड को आगे किस रेस्पेक्ट में बढ़ा रहा है, मतलब किस तरीके से बढ़ा रहा है, ठीक है, कितने उसमें नंबर ऑफ कोलिजन्स हो रहे हैं, तो वो आपकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होती है, ठीक है। और क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो, जो किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑर्डर जीरो हो सकता है। जीरो क्यों हो सकता है रिएक्टेंट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में काम ही ना कर रहे हो, जैसे जीरो ऑर्डर रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, एंड अ होल नंबर तो हो ही सकता है। इट कैन बी एवर नेगेटिव ऑल्सो फॉर इनहिबिटर्स, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन नेगेटिव भी हो सकता है अगर इनहिबिटर्स हैं। क्या होते हैं इनहिबिटर्स? इनहिबिटर्स वो होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को कम करने का काम करते हैं, रिएक्शन की स्पीड में एज अ पॉइजन काम करते हैं। वो क्या होते हैं, आपके इनहिबिटर्स होते हैं, तो उनके केस में निगेटिव भी हो सकती है, ठीक। तो ये फीचर्स थे आपके किसके, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन के, ठीक। अब कुछ एग्जांपल्स हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के देख रहे हैं हम, ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर के बाद सेकंड ऑर्डर, ठीक है, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम, किस किस तरह की रिएक्शंस आपके फर्स्ट ऑर्डर के को फॉलो करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर है तो रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, रिएक्टेंट की पावर, ठीक, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो किसके एग्जांपल देख रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर, तो रिएक्टेंट की पावर क्या रही होगी, ऑब्वियस सी बात है 1 रही होगी। अगर यहाँ 2 रिएक्टेंट रहे होंगे तो एक रिएक्टेंट आपका कोई ना कोई सा जीरो ऑर्डर फॉलो करेगा, तभी तो क्या आएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1 + 0 0 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल क्लोराइड C2H5Cl। इथाइल क्लोराइड का डिकम्पोजिशन C2H4 + HCl, ठीक है। तो ये भी आपका रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट की पावर, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 1। तो डिकम्पोजिशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, सॉरी इथाइल अल्कोहल बोल रही हूँ, इथाइल क्लोराइड क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। अगेन डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट, ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, ठीक। रेट इज इक्वल टू के, अमोनियम नाइट्राइट की पावर यहाँ पे भी क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए कि हमारी इस तरह की जनरल रिएक्शंस किस ऑर्डर को फॉलो करती है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड वाटर प्लस ऑक्सीजन, तो रेट इज इक्वल टू के, ठीक है, डिपेंड करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की फर्स्ट ऑर्डर पे। डिकम्पोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड, ठीक है, तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड जो है वो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है। अब हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके जो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, ये जनरली एग्जाम्पल्स है कि किस तरह की रिएक्शंस इस ऑर्डर को फॉलो करती है, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्राइट, ठीक। तो नाइट्राइट के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके, ठीक है, 2NO+ ऑक्सीजन देते हैं, तो रेट इज इक्वल टू के। तो NO2 जो आपका एक ही रिएक्टेंट है वो किस ऑर्डर को फॉलो करेगा, सेकेंड ऑर्डर को। तो इसकी रेट लॉ इक्वेशन आप ऐसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के, NO2 जो रिएक्टेंट है उसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ भी सेकेंड आ रहा है तो ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ से जो है सेकेंड मतलब 2 है, तो ये मोलिकुलरिटी है, स्टोइचियोमेट्री, यहाँ 2 है, 2 लिखा है, इसकी वजह से यहाँ 2 नहीं आया, ठीक, ध्यान रखना, ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और ये आपकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है। अभी मैंने आपको पढ़ाया ही था कि जो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन होती है वो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट पे कभी भी डिपेंड नहीं करती है, ठीक। रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, अगर मैं लिखूँ तो H2 + I2 गिव्स 2HI। रिएक्शन अगर लिखी जाएगी तो H2 + I2 गिव्स 2HI, ठीक है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, रेट इज इक्वल टू के H2, ठीक है, हाइड्रोजन की पावर, हाइड्रोजन की ऑर्डर क्या है 1, आयोडीन की ऑर्डर क्या है 1। अगर इसको लिखा जाए तो H2 + I2 गिव्स 2HI, ये रिएक्शन बन गई, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन है
उसके रेस्पेक्ट में एक ऑर्डर है, आयोडीन के रेस्पेक्ट में एक ऑर्डर है, तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया आपका 2। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है आपका क्या, रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, फॉर्मेशन ऑफ क्या, हेलोजन एसिड, कौन सा, हाइड्रोजन आयोडाइड, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर की एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, ठीक है। ये भी क्या है आपकी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका रेट कैसे लिखा जाएगा, अब क्या है, एस्टर्स RCOOR, तो CH3COO C2H5 प्लस NaOH, एल्कलाइन सॉल्यूशन तो क्या बनेगा आपका सोडियम एसिटेट और इथाइल एल्कोहल, ठीक। तो हाइड्रोलिसिस हो गई, एस्टर की हाइड्रोलिसिस वैसे भी क्या होती है, एसिड और एल्कोहल बनाती है, याद रखना, ठीक। तो रेट इज इक्वल टू के, अब रिएक्टेंट आपका इथाइल एल्कोहल, उसकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है 1, और NaOH की ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है फर्स्ट। मतलब इस रिएक्शन में क्या कह सकते हैं कि जो इथाइल अल्कोहल है वो भी फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में आपकी रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहे हैं, और NaOH भी क्या है फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में रिएक्शन की स्पीड बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया आपका सेकेंड, ठीक। अब नेक्स्ट है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल, ठीक है। तो रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन तो क्या बनाता है आपका नाइट्राइट, ठीक। तो रेट इज इक्वल टू रेड लॉ इक्वेशन के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, NO सेकंड ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, ऑक्सीजन फर्स्ट ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। मतलब जो ऑक्सीजन है आपकी वो इस रिएक्शन की स्पीड को फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में बढ़ाती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड इस रिएक्शन की स्पीड को कितने सेकंड ऑर्डर के रेस्पेक्ट में बढ़ा रहा है, ठीक है। तो रेट क्या हो गया, रेट इज इक्वल टू के, NO के ऊपर सेकंड ऑर्डर और ऑक्सीजन के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर। ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हुआ 2 + 1 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन बन गई। ऐसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी आपकी क्या है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल होती है, और नाइट्रिक ऑक्साइड की ही रिएक्शन क्लोरीन के साथ भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का ही एग्जाम्पल होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल। तो जीरो ऑर्डर का क्या मतलब है, आपका कोई रिएक्टेंट है उससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट लॉ इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, रेट इज इक्वल टू के, मतलब स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। अब जितने भी रिएक्टेंट रहे होंगे उनकी पावर जीरो ऑर्डर अगर रिएक्शन है तो क्या है जीरो ही है, ठीक है। तो फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ, इसका एग्जांपल है आपका फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस, ठीक, ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर। तो फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन, इसका मतलब इस रिएक्शन की स्पीड ही कौन बढ़ा रहा होगा आपका फोटोकेमिकल, मतलब Hμ सनलाइट, ठीक। तो हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद क्लोरीन एंड प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। तो अब इस रिएक्शन की स्पीड को आगे बढ़ाने वाला जो फैक्टर है वो सनलाइट है, रिएक्टेंट इस रिएक्शन की स्पीड को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो इसीलिए क्या है जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो कैसे लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के, ठीक, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, हाइड्रोजन रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन टू द पावर 0 और क्लोरीन की भी कंसंट्रेशन टू द पावर 0, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या हो गया आपका 0। तो इसीलिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्शन की स्पीड को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते। ये रेट लॉ इक्वेशन समझा ही रही है कि जो रेट इज इक्वल टू के, रिएक्टेंट की पावर क्या है जीरो ऑर्डर, मतलब रिएक्टेंट आपकी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में काम नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है इस रिएक्शन की स्पीड को, अगर मैं देखूं तो कौन आगे बढ़ा रहा है, Hμ सनलाइट, ठीक है। सनलाइट फोटोकेमिकल कॉम्बिनेशन, जितना सनलाइट होती रहेगी, जितनी ज्यादा सनलाइट होगी, ठीक है, उतनी ही ज्यादा रिएक्शन ये फास्ट होगी, ठीक। तो इसीलिए देखो वन तो यहाँ भी है, मोलिकुलरिटी, हाइड्रोजन की मोलिकुलरिटी क्या है 1 है, क्लोरीन की मोलिकुलरिटी 1 है, लेकिन इनकी पावर 1 नहीं लगी क्योंकि वो 1 तो क्या है स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग होते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अलग होती है, ठीक। अब हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब आपके किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करने पे उसके रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो जब हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो रेट पे इफेक्ट पड़ेगा जरूर, ठीक, अगर वो रिएक्टेंट किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है, ठीक है। तो वही हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में
काफी देखे जाते हैं, ठीक है। द रेट लो फॉर द रिएक्शन 2NO plus Br2 gives 2NOBr, ठीक, is found to be rate is equal to K NO reactant to the power, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन NO के रेस्पेक्ट में क्या है 2 और ब्रोमीन के रेस्पेक्ट में क्या है 1 है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपका रेट लो इक्वेशन गिवन है, रेट लो इक्वेशन इस रिएक्शन के लिए, ठीक। तो पूछा क्या है, हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होता है व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इज डबल्ड, NO की कॉन्सेंट्रेशन अगर डबल कर दी जाए, ठीक है, तब रेट ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, ठीक। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2, ब्रोमीन को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तब रिएक्शन की रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ NO एंड Br2 आर डबल, अगर दोनों ही NO और Br2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए, तब रिएक्शन के रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो सीधी सी बात है, रिएक्शन का रेट तो चेंज हो गई। अगर आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो और कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ ऑर्डर ऑफ द फॉलो कर रही है, मतलब रिएक्शन की स्पीड में, रेट में क्या हो रही है, इन्वॉल्व हो रही है, तो अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करोगे तो रेट चेंज होगा ही होगा। सपोज यहाँ एक भी रिएक्टेंट आपका क्या होता, 0 होता, और उस रिएक्टेंट को कुछ किया जाता, डबल किया जाता या आधा किया जाता, मतलब रिएक्टेंट की पावर, सपोज किसी भी रिएक्टेंट की पावर 0 होती, मतलब किसी रिएक्टेंट की पावर 0 ऑर्डर फॉलो कर रही होती और उसके साथ कुछ चेंज किया जाता, तो रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो रिएक्टेंट रिएक्शन की स्पीड में पार्टिसिपेट करता ही नहीं, ठीक है। वो केस किसके लिए है, 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए, लेकिन अभी 0 ऑर्डर रिएक्शन है नहीं किसी के लिए भी, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल। सबसे फर्स्ट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO इज डबल, ठीक है। तो अब मैंने जो रेट लो इक्वेशन है, तो स्टार्टिंग के रेट को क्या मान लिया है, K1 मान लिया कि स्टार्टिंग का जो रेट है वो K1 है। K1 इज इक्वल टू K NO टू दी पावर 2 एंड Br2, ठीक। इसकी पावर क्या है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फर्स्ट है, ठीक। तो K1 को मैंने माना है स्टार्टिंग में, और दूसरा जो मैं रेट मानूंगी वो मैं कब मान लूंगी, K2 कब, जब मेरी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ NO इज डबल, कि NO की कंसंट्रेशन क्या हो रही है आपकी, डबल हो रही है, ठीक। तो NO की कंसंट्रेशन डबल मतलब कंसंट्रेशन को क्या कर दिया मैंने, ट्वाइस कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2NO टू द पावर 2 Br2, ठीक। तो अब क्या है आपका जो K2 आएगा वो कितना आएगा, 2 2 जा 4, ठीक है। 4 को मैंने बाहर लिख लिया, तो 4 के NO की पावर 2 Br2, ठीक। अब मैं इसको इक्वेशन 1 मान लू, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 जो K NO की पावर 2 Br2 है वो क्या है हमारा इनिशियल रेट K1, ठीक है। तो K2 मेरा कितना हो गया, 4K1 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं NO की कंसंट्रेशन क्या करती हूँ, डबल करती हूँ, तो जो मेरा रेट आएगा वो इनिशियल रेट का कितना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट वाली कंडीशन है। अब सेकंड वाली कंडीशन सॉल्व करते हैं। सेकंड में क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ Br2 इज हाफ, के कंसंट्रेशन, ब्रोमीन की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या मान रही हूँ, इसको K3 मान लेती हूँ, ठीक है, या इसको भी क्या मान लेते हैं, K2 मान लो। क्या चेंज आएगा, क्योंकि ये अलग था, ये कब था, फर्स्ट के लिए, तो K1 इनिशियल रेट था, ठीक। K2 इसके लिए क्या हो गया, 4 गुना हो गया K1 का। अब दूसरा है तो दूसरा क्या मानूंगी, स्टार्टिंग वाला, तो इसके लिए भी क्या है, K1 सेम यही है, K1 इज इक्वल टू K NO की पावर क्या 2 Br2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। स्टार्टिंग में रेट इज इक्वल टू K, ये भी यही है, ठीक है। ये तो फर्स्ट तो सबके लिए सेम रहेगा। अब सेकंड कंडीशन क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Br2 इज हाफ, तो K2 क्या हो जाएगा, अगर Br2 की कंसंट्रेशन हाफ कर दी जाए तो रेट पे क्या चेंज पड़ेगा,
इसका ऑर्डर क्या है, 1 ही है, ठीक है। तो क्या होएगा, देखो K2 इज इक्वल टू 1/2 K NO की पावर 2 Br2। तो अगर मैं इक्वेशन 1 से देखूं तो ये क्या है, K1 है, ये पूरा मेरा क्या है, K1 की वैल्यू है। तो K2 कितना आ रहा है, हाफ ऑफ K1, ठीक है। तो मेरा जो रेट है, इस कंडीशन को अप्लाई करके कंसंट्रेशन ऑफ Br2 इज हाफ K2, जो रेट है वो क्या हो रहा है, K1 का आधा, मतलब इनिशियल रेट का आधा हो रहा है। अब ध्यान से समझिए, अगर कंसंट्रेशन ऑफ NO की कंसंट्रेशन हम डबल कर रहे हैं तो जो मेरा रेट है वो क्या हो रहा है, 4 गुना हो रहा है इनिशियल रेट का। K1 है ना इनिशियल, ठीक है, इनिशियल रेट का 4 गुना हो जाता है, ठीक। अगर मैं क्या कर रही हूँ, Br2 की कंसंट्रेशन हाफ कर रही हूँ तो जो मेरा रेट है वो क्या हो रहा है, इनिशियल रेट का आधा हो रहा है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट सॉल्व करते हैं। तो थर्ड में क्या कहा है, कंसंट्रेशन ऑफ बोथ NO एंड Br2 आर डबल्ड। दोनों NO और Br2 दोनों की ही कंसंट्रेशन क्या कर दी जाए, डबल कर दी जाए, ठीक है। तो K1 यहीं से ही मान लो। तो K2 अगर मैं क्या करूं, इसके लिए कंसंट्रेशन ऑफ बोथ NO एंड Br2 डबल, तो K1 इज इक्वल टू K NO की कॉन्सेंट्रेशन डबल, ट्वाइस कर दो, Br2 की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या कहा है उसने, डबल कही है, ठीक है। NO की भी क्या है, बोथ NO एंड Br2 आर डबल, तो NO की भी कंसंट्रेशन डबल कर दी, Br2 की भी कंसंट्रेशन क्या कर दी, डबल कर दी, ठीक है। तो फिर आपका K2 क्या निकल के आएगा, 2 2 जा 4 NO की पावर 2 एज इट इज इंटू 2 ब्रोमीन की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो 4 इंटू 2 8 K NO 2 Br, ठीक है। तो अगर हम इसके लिए भी लिखते K1 तो हमें यही लिखना पड़ता, K1 इज इक्वल टू K NO2, ठीक है, Br2। तो अब देख लो, K NO की पावर 2 Br2 की पावर 1, ठीक है। तो इसकी जगह क्या आ सकता है, मेरा K1 आ सकता है, क्योंकि ये तो सबके लिए क्या है, सेम है। K1 इनिशियल रेट कांस्टेंट है ना, और ये K2 वो वाला है जो कंडीशन अप्लाई होके हो रहा है। तो फर्स्ट के लिए ये था K2, सेकंड के लिए ये K2 हो गया जो हाफ बन गया K1 का, ठीक है। थर्ड के लिए K2 क्या बना, मतलब जो चेंज आए 8, ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका K1, ठीक। तो अगर मैं थर्ड के लिए देखूं, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ NO एंड Br2 आर डबल, NO और Br2 दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाएगा, तो जो मेरा आपका रेट निकल के आएगा वो इनिशियल रेट का क्या हो जाएगा, 8 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर भी हुआ होगा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो है वो आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के थ्रू कैसे रेट पे अफेक्ट करती है। अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज करोगे, ठीक है, तो क्या होता है, रेट आपका चेंज हो जाएगा, या रेट को चेंज करोगे तो उस अकॉर्डिंग आपकी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन पता चल जाती है, ठीक है, किस रेस्पेक्ट में है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, सेकंड ऑर्डर, इन सब की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इनके डेरिवेशन, ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर पे बेस्ड जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो सब करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है काइनेटिक्स के चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहाँ से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आपके मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स आते हैं कि इतने % रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुका है, ठीक, तो रेट बताओ, रेट कांस्टेंट, इस तरीके से, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर की, और डेरिवेशन के थ्रू मतलब कैसे रिएक्शन कोई मूव करती है, कहने का मतलब है नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेशन के थ्रू समझने वाले हैं जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, इन सब रिएक्शंस को।